फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्वार भाटा के संबंध में जो सामान्य बातें हैं उनको डिस्कस कर लिया था। अब देखिए, आज के वीडियो में हम लोग ज्वार भाटा से संबंधित जो अलग अलग सिद्धांत हैं इनको डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो सविन सिंह जी की ओशनोग्राफी की बुक है उसके पेजेस की ही स्कैन्ड कॉपी मैंने लगा दी है और इसी को मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, बिकॉज यहाँ पर जो सिद्धांत है उसको आपको एज इट इज पढ़ना है। तो मैं आपको बेसिकली सिद्धांत समझाने जा रहा हूं। देखिए, पहला सिद्धांत है ज्वार भाटा कैसे आता है। इससे संबंधित जो पहला सिद्धांत है वो है संतुलन सिद्धांत। इसको दिया था न्यूटन ने। न्यूटन के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भी दिया था। तो न्यूटन ने ही यह संतुलन सिद्धांत सामने रखा। हालांकि यह सिद्धांत उतना ज्यादा बाद में सही साबित नहीं हुआ। तो देखिए, समझते हैं सिद्धांत क्या कहता है। पहली बात है कि जितने भी ब्रह्मांड में अलग अलग पिंड हैं, जितने भी अलग अलग मासेज हैं, सभी में अपना अपना आकर्षण बल होता है। यानी सूर्य भी अपने चारों तरफ की चीजों को खींच रहा है, पृथ्वी भी खींच रही है, चंद्रमा भी खींच रही है। यानी जितने भी पिंड हैं सभी में आकर्षण बल है। दूसरी बात फिर देखिए आ जाती है, इनके बीच में एक संतुलन होता है, क्योंकि अगर संतुलन नहीं होगा तो मालूम हुआ सूर्य ने जो है पृथ्वी को अपनी तरफ खींच लिया या पृथ्वी ने चंद्रमा को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच में एक संतुलन की स्थिति हमेशा बनी रहती है, जिसकी वजह से ये अपनी ही कक्षा में स्थिर रहते हैं। अपनी कक्षा को छोड़कर ये बाहर नहीं जाते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट आ जाता है कि वैसे तो जितना बड़ा पिंड होगा उसका उतना ही ज्यादा आकर्षण बल होगा, और इस हिसाब से सूर्य तो चंद्रमा से बहुत बड़ा है, तो जो सूर्य है इसका आकर्षण बल कई गुना होता है। लेकिन फिर भी पृथ्वी के ऊपर जो चंद्रमा है इसका आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होता है। इसका कारण है कि जो पृथ्वी है वो चंद्रमा से ज्यादा पास में है और सूर्य से दूरी पर है। तो जो पिंड ज्यादा पास में है उसका आकर्षण बल ज्यादा कार्य करता है। कुछ सामान्य बातें हो गई। अब हम लोग सिद्धांत की बात करते हैं। अच्छा देखिए, एक पॉइंट और है कि जो हमारी पृथ्वी है वो रोटेशन करती है, और कोई भी चीज जो रोटेशन करती है उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक झूला देख रहे हैं, ये झूला जब घूम रहा है अपनी धुरी के ऊपर, तो यहाँ पर जो झूले से बंधे हुए आप कह लीजिए ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां बाहर की तरफ जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। यानी जब भी कोई चीज रोटेट करेगी तो वो इससे जुड़ी हुई जो अन्य चीजें हैं उनको बाहर की तरफ धक्का देगी। इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और जाहिर सी बात है, हमारी पृथ्वी भी क्योंकि अपनी धुरी के ऊपर रोटेशन करती है, इसलिए पृथ्वी में भी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। यानी पृथ्वी भी चीजों को बाहर की तरफ ढकेलती है। अब देखिए, आपको मैं डायरेक्ट सिद्धांत समझाता हूं। तो देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, इसका जब कोई भाग चंद्रमा के सामने आता है तो चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो काम करना शुरू हो कर देता है। अब देखिए, जब चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के ऊपर काम करेगा तो जो पृथ्वी का पानी है वो चंद्रमा की तरफ आकर्षित होगा। इस तरह से यहाँ पर चंद्रमा की तरफ पृथ्वी का पानी आकर्षित होगा। अब देखिए, जब ये आकर्षण बल यहाँ पे काम कर रहा है, पृथ्वी का पानी चंद्रमा की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक बल्ज दिखाई दे रहा है, एक तरह का उभार पानी में दिखाई दे रहा है, पानी ऊपर उठ गया है। तो यानी क्या हो गया? ज्वार आ गया। अच्छा, फिर इधर कैसे आता है ज्वार? देखिए, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि चलिए, इधर तो समझ में आ रहा है क्योंकि यह हिस्सा चंद्रमा के सामने है, विपरीत वाले में क्यों आ रहा है? अब देखिए, विपरीत हिस्से में क्या है। वैसे अगर हम लोग चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर जो इस हिस्से में, अब देखिए इसको मैं लिख देता हूं, चलिए वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड में ये ईस्ट हो गया। ईस्ट की हम लोगों ने बात कर ली कि चंद्रमा ने पानी को आकर्षित किया, बहुत ही सिंपली हम लोग समझ गए, ज्वार आ गया या पानी ऊपर उठ गया। बात आती है वेस्ट साइड की कि इधर कैसे ज्वार आता है। तो देखिए, जनरली जो चंद्रमा है उसको पानी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए, यानी पानी पीछे की तरफ जाना चाहिए, तो ज्वार नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के दूसरे हिस्से में चंद्रमा की जितनी आकर्षण शक्ति होती है उससे कहीं ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होता है, केंद्र अपसारित बल काम कर रहा होता है। यानी कि जो केंद्र अपसारित बल है वो क्या करता है? पानी को बाहर की ओर ढकेलता है। इसकी वजह से क्या होता है? पानी ऊपर की तरफ उठ जाता है। जैसे कि यहाँ पर बच्चे बाहर की तरफ जा रहे हैं झूले पे बैठ के, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि पानी बाहर की तरफ चला जाता है, एक बल्ज बन जाता है, एक उभार बन जाता है,
और इसी की वजह से वेस्ट साइड में भी ज्वार आता है। वहीं पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, इन हिस्सों में पृथ्वी के जो चंद्रमा का आकर्षण बल है वो जितना होता है उतना ही यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। यानी कि यहाँ पर इन स्थानों पर जो आपका केंद्र अपसारित बल है, केंद्र अपसारित बल ये किसके बराबर हो जाता है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के। जबकि ये जो दो स्थान हैं, एक हम लोगों ने जिसको ईस्ट कहा, ईस्ट वाला स्थान, दूसरा जिसको हम लोगों ने वेस्ट कहा, वेस्ट वाला स्थान, यहां पर पानी ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है, एक लास्ट टाइम मैं फिर से आपको बताऊंगा। जिसको ईस्ट साइड हम लोग कह रहे हैं, यहां पर चंद्रमा का आकर्षण बल काम कर रहा है जो पानी को बाहर की तरफ खींच लेता है, पानी ऊपर उठ गया। दूसरी तरफ क्या है, चंद्रमा का आकर्षण बल तो पीछे की तरफ पानी को खींचेगा, लेकिन चंद्रमा के आकर्षण बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली यहां पर केंद्र अपसारित बल काम कर रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पानी को बाहर की तरफ ढकेल देता है, जिसकी वजह से यहां पर भी एक बल्ज उभार दिखाई देता है, पानी ऊपर उठ जाता है। इस तरह से ज्वार आते हैं। इसको देखिए एक बार मैं थ्योरी में आपके लिए पढ़ देता हूं। पृथ्वी पर चारों ओर केंद्र अपसारित बल या बहिर्मुखी बल समान होता है। जाहिर सी बात है, पूरी पृथ्वी पे कहीं भी आप जाएंगे तो हर जगह पे जो केंद्र अपसारित बल है वो एक समान काम करेगा, क्योंकि पूरी ही पृथ्वी घूम रही है। तो पूरी पृथ्वी पर केंद्र अपसारित बल एक समान होगा। जैसे इस झूले पर कहीं भी आप बैठे, केंद्र अपसारित बल आपके लिए एक समान होगा, आप उतना ही बाहर की तरफ जाएंगे। चंद्रमा के ठीक सामने स्थित पृथ्वी का भाग उसके केंद्र से 4000 मील नजदीक होता है। तो जो चंद्रमा के ठीक सामने वाला पृथ्वी का भाग है, जिसको हम लोगों ने ईस्ट वाला भाग कहा, यह चंद्रमा के काफी नजदीक होता है। इसकी वजह से यहां पर जो आकर्षण बल है वो केंद्र अपसारित बल से अधिक होता है। यानी जो ईस्ट वाला हिस्सा है, यहां पर जो केंद्र अपसारित बल है वो कमजोर पड़ जाता है और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है। कि पृथ्वी ठोस तथा द्रव पदार्थों से बनी है, अतः इस आकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जल खिंच जाता है, जिस कारण ज्वार आ जाता है। तो पृथ्वी का जल बाहर की तरफ खिंच गया और ज्वार आ जाता है, जैसा हम लोगों ने देखा। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों बल समान होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है, यहाँ पर केंद्र अपसारित बल और चंद्रमा का आकर्षण बल समान होता है। परंतु विपरीत स्थान पर केंद्र अपसारित बल अभिकेंद्री बल से अधिक होता है। यानी कि ये जो विपरीत वाला स्थान है, यहाँ पर केंद्र अपसारित बल ज्यादा होता है, अभिकेंद्री बल कम पड़ जाता है और ज्वार आ जाता है। इसको भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर इस वजह से ज्वार आ जाता है। इस तरह पृथ्वी पर एक समय में दो स्थानों पर ज्वार आता है। तो एक समय पर एक ज्वार कहाँ पे आ रहा है, इस स्थान पर, दूसरे किस स्थान पे आ रहा है, यहाँ पर। इन दोनों स्थानों पर एक साथ ज्वार आएगा एक ही समय पर। एक ज्वार आकर्षण बल के बहिर्मुखी बल से अधिक होने के कारण, देखिए अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक ज्वार क्यों आता है, क्योंकि चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो बहिर्मुखी बल, मतलब यही जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो केंद्र अपसारित बल है, उससे अधिक होता है। तो चंद्रमा पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, इसकी वजह से एक ज्वार आता है। और दूसरा ज्वार बहिर्मुखी बल के आकर्षण बल से अधिक होने के कारण आता है। इधर क्यों आता है, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज्यादा होता है और चंद्रमा का आकर्षण बल कम पड़ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पृथ्वी के ऊपर दो ज्वार आ जाते हैं। अब देखिए इस सिद्धांत में कमजोरियां क्या हैं, इसको समझते हैं। देखिए पहले जो सबसे बड़ी कमजोरी है, तो न्यूटन ने ये बता दिया कि जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर पानी ऊपर उठ जाता है एक चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से और यहाँ पर केंद्र अपसारित बल की वजह से। लेकिन क्वेश्चन ये उठाया गया कि ये जो पानी ऊपर उठता है, मान लीजिए अगर आप चुंबक से एक चलिए यहाँ पर कीलें रखी हुई हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा चुंबक है। अगर आप चुंबक से कील को खींचेंगे तो कील केवल ऊपर की तरफ जाएगी, सीधी गति करेगी। लेकिन जो ज्वार भाटे में जो पानी होता है उसमें रोटरी गति होती है, यानी कि जो कह लीजिए लहरें हैं, जो ज्वारीय लहरें हैं, वो आगे की तरफ बढ़ती हैं। इसके बारे में न्यूटन ने कोई बात नहीं बताई थी कि ये लहरें आगे की तरफ कैसे बढ़ती हैं। तो देखिए ज्वारीय बल्ज अपने स्थान पर स्थायी नहीं होते हैं। न्यूटन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये जो बल्ज है ये एक जगह पर स्थिर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये गतिक सिद्धांत के अनुसार रोटरी लहर के रूप में एक महासागरीय बेसिन में गमन करते हैं, यानी ये आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये आगे की तरफ कैसे बढ़ते हैं, इसके बारे में न्यूटन ने कोई बात नहीं कही। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है सिद्धांत का। इसके साथ ही देखिए, ध्यान से समझिएगा अगले पॉइंट को। मान लीजिए कि हमारी जो पृथ्वी है, इसका चलिए मान लेते हैं कि ये वाला स्थान, ये जो देशांतर है, मान लीजिए ये चंद्रमा के सामने है। तो ये पूरा देशांतर चंद्रमा के हमारा सामने है। अब इसमें क्या होगा, चंद्रमा का आकर्षण बल लगेगा, चंद्रमा खींचेगा पानी को अपनी तरफ। तो पूरे स्थान पर एक साथ ही पानी को ऊपर उठना चाहिए। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, एक लाइन के ऊपर हैं, और इस लाइन पे आपने कई सारी कीलें रख दी हैं। मान लीजिए इस लाइन के सामने आप जब चुंबक लाएंगे, यहाँ पर आपने एक चुंबक रखा, तो जितनी भी कीलें हैं सब एक साथ ही चंद्रमा की तरफ आकर्षित होंगी। लेकिन वास्तव में क्या देखा गया, वास्तव में यह देखा गया कि कुछ स्थानों पर जो ज्वार है वो पहले आ जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर जो ज्वार है वो बाद में आता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? अगर चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से ज्वार भाटा आ रहा है, केवल चंद्रमा का आकर्षण बल ही काम कर रहा है, न्यूटन का सिद्धांत सही है, तो पूरे स्थान पर एक साथ ही ज्वार आना चाहिए। लेकिन देखा क्या गया कि यहाँ पर पहले ज्वार आ गया, यहाँ पर उसके बाद ज्वार आया, यहाँ पर सबसे बाद में ज्वार आया। तो ये समय अंतराल कहाँ से आ रहा है, इस चीज को भी न्यूटन नहीं बता पाए। तो देखिए, संतुलन सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक देशांतर पर ज्वार का समय एक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए लिवरपूल तथा लीथ 8 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर अवस्थित हैं, यानी कि चाहे लिवरपूल हो या लीथ हो, दोनों ही 8 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित हैं। परंतु इन दोनों स्थानों पर उच्च ज्वार के आने के समय में 3 घंटे का अंतर है, यानी दोनों स्थान एक ही समय, एक ही देशांतर पर हैं, 8 डिग्री वेस्ट पर हैं, लेकिन इसके बाद भी एक जगह पर पहले ज्वार आ जाता है और दूसरी जगह पे 3 घंटे बाद ज्वार आता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो ये देखिए, न्यूटन के सिद्धांत की कुछ प्रमुख आलोचनाएं हो गई। इसके साथ ही जैसे जो महाद्वीप के रूप में या महासागरों के अंदर जो अवरोध होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है ज्वारीय बल्ज पर, इन सभी चीजों के ऊपर भी न्यूटन ने बात नहीं की। तो यानी कि कई सारे इस सिद्धांत के ड्रॉबैक थे। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे अगले सिद्धांत की, जो है प्रगामी तरंग सिद्धांत। तो विलियम व्हेवेल ने ज्वारों की उत्पत्ति, ज्वारों के समय, ज्वारीय तरंगों के संचरण आदि की व्याख्या के लिए सन 1833 में अपने प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सर जॉर्ज एरी ने ज्वारों की उत्पत्ति से संबंधित अपने नहर सिद्धांत का 1842 में प्रतिपादन किया। ये दोनों सिद्धांत निम्न तथ्यों और मान्यताओं पर आधारित है। तो हम लोग देख रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, इसमें किसने योगदान दिया है? व्हेवेल ने योगदान दिया है, और साथ में एरी ने योगदान दिया है। ये नेट वगैरह वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए, कौन कौन सी इसकी मान्यताएं हैं। इसमें माना गया कि पृथ्वी असमान संरचना वाली है, जो कि सही है, ना कि केवल जल वाली समान संरचना युक्त है, जैसा कि महासागरीय ज्वारों के संतुलन मॉडल में स्थापित किया गया था या कल्पना की गई थी। तो देखिए, जो पुराना वाला मॉडल था, जो न्यूटन वाला मॉडल था, उसमें मान लिया गया था कि पृथ्वी जो है एक होमोजीनियस बॉडी है, समान संरचना है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी के संगठन में स्थलीय भाग हैं और महासागर भी हैं, दोनों हैं। एक ही देशांतर पर स्थित विभिन्न स्थानों पर ज्वार अलग अलग समय में आते हैं, यानी कि एक ही देशांतर पर जो अलग अलग स्थान है, जो अभी हम लोगों ने न्यूटन की आलोचना में देखा कि एक ही स्थान पर जो अलग अलग स्थान है, वहां पर ज्वार आने का समय अलग अलग होता है। उत्पत्ति स्थान से दूर जाने वाले ज्वारों में के समय में शिथिलता होती है। देखिए क्या है, जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि एक ज्वार जो है ये यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, चलिए समझ लीजिए यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो जब तक लहरें ऊपर तक जाएंगी, यहाँ तक जाएंगी, तब तक कुछ समय बीत चुका होगा, यानी यहाँ पर जो ज्वार है वो थोड़ा बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्पन्न हुआ, फिर लहरें आगे बढ़ी, यहाँ तक पहुंची तो कुछ समय निकल गया, यहाँ तक बढ़ी और आगे बढ़ी, यहाँ तक पहुंची तो कुछ और समय निकल गया। तो इसलिए अलग अलग स्थानों पर ज्वारों के समय में भिन्नता होती है, ये इस सिद्धांत ने कहा। यानी कि देखिए, इस सिद्धांत में कहीं ना कहीं कौन सी बात आने वाली है जो न्यूटन ने मिस कर दी थी। न्यूटन ने क्या मिस किया था कि ज्वारीय तरंगों की गति कैसे होती है, जो ज्वारीय तरंगे हैं वो आगे कैसे बढ़ती हैं। न्यूटन ने मान लिया था कि जो आकर्षण बल है वो सीधे सीधे पानी को आगे खींचता है, पर यह नहीं बताया था कि ये तरंगे आगे की ओर कैसे जाती हैं। तो इस सिद्धांत में, नाम ही है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, तो इस सिद्धांत में बताया गया है कि किस तरह से तरंगे आगे जाती हैं।
विभिन्न स्थानों पे ज्वारों के परिमाण तथा ऊंचाई में अंतर होता है। कहीं पर बहुत तेज ज्वार आता है, कहीं पर जो है मंद ज्वार आता है। ज्वार ज्वार तरंगों के रूप में होता है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करती हैं। तो ज्वार किस रूप में आता है? जो टाइड है वो टाइडल वेव्स के रूप में आता है। ये चीज ध्यान रखिए, अभी मैंने जैसा कि कहा इसमें तरंगों को स्वीकार किया गया। कहा गया कि जो ज्वार है वो तरंगों के रूप में आता है और इनकी दिशा क्या होती है ये भी आपको याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में ज्वार हमेशा आता है। ये चीजें आपको याद रखना है। पहली बात, सिद्धांत कहता है कि टाइड जो आते हैं वो वेव के रूप में आते हैं। दूसरी बात, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। ज्वारीय तरंगों का शिखर ज्वार तथा गर्त भाटा होता है। तो जो देखिए, जो ज्वारीय तरंगों का जो शिखर है उसको ज्वार कहते हैं और जो नीचे ट्रफ बन जाती है उसको भाटा कहते हैं। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। ये ज्वारीय तरंगे महासागरों में चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। तो ये ज्वार की जो तरंगे हैं, जो टाइडल वेव हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं? सिद्धांत ने कहा ये चंद्रमा की ही वजह से चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से उत्पन्न होती हैं। ज्वारीय तरंगों की लंबाई तथा गति महासागरों की गहराई पर निर्भर करती है। जिस चीज को न्यूटन ने मिस कर दिया था, क्या कि महासागर की गहराई वगैरह का क्या फर्क पड़ता है, उसको यहां पर उठाया गया कि ज्वारीय तरंगों की लंबाई कितनी होगी, कितनी तेजी से ये तरंगे आगे की ओर बढ़ेंगी, ये महासागर की गहराई पर डिपेंड करता है। पृथ्वी पर स्थल एवं जल की स्थितियों से इन ज्वारीय लहरों की दिशा तथा गति में अवरोध उत्पन्न होता है। ये भी देखिए न्यूटन ने मिस किया था कि पृथ्वी के ऊपर जो सतह है, पृथ्वी के ऊपर जो कह लीजिए कि भूमि है, जब उससे ज्वारीय तरंगे टकराती हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। इस चीज को इस सिद्धांत में बताया गया कि पृथ्वी पर स्थल एवं जल की स्थितियों से जो ज्वारीय लहरों की दिशा और गति है उसमें परिवर्तन होता है, अवरोध होता है। यदि हर जगह पृथ्वी पर जल होता तो ज्वारीय तरंगे सीधे सीधे पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करती रहती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मान लीजिए एक तरंग जा रही है, सामने भूमि आ गई, तो इस तरंग की जो दिशा है वो बदल जाएगी। ये इसकी मान्यताएं हो गई। काफी कुछ आपको मान्यताओं से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें उन सभी बातों का आंसर देने की कोशिश की गई जो बातें न्यूटन का सिद्धांत नहीं दे पा रहा था। अब आते हैं सिद्धांत पे। इस तरह दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव सागर के में स्थल के अभाव के कारण चंद्रमा से प्रेरित होकर ज्वारीय तरंगे निर्मित होती हैं। तो देखिए क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारा दक्षिणी ध्रुव सागर है, यहाँ पर क्या है, चंद्रमा का जो चंद्रमा का जो आकर्षण बल है उसकी वजह से ज्वारीय तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। तो पहली बात आपको क्या याद रखना है कि ज्वारीय तरंगे कहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं? दक्षिणी ध्रुव सागर में उत्पन्न हो रही हैं। इनको क्या कहते हैं? प्राइमरी वेव्स, क्योंकि ये अभी पहले पहले उत्पन्न हुई हैं, सबसे नई यही तरंगे हैं, तो इनको हम लोग प्राइमरी वेव्स कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्राइमरी वेव्स कैसे उत्पन्न होती हैं, तो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होती हैं। कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव सागर में। और ये चंद्रमा के कारण पूर्व से पश्चिमी दिशा की ओर अग्रसर होती हैं। तो अब जो ये टाइडल वेव्स बनी है ये किस दिशा में चलेंगी? पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह से चलेंगी। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ईस्ट से ये वेस्ट की तरफ जा रही हैं। इसी समय स्थल खंडों के अवरोध के कारण इनकी स्थिति उत्तर की ओर हो जाती है। अब देखिए क्या है, जैसे जैसे इनके सामने स्थल आते हैं, ये टकराती हैं, तो धीरे धीरे ये उत्तर की तरफ मुड़ने लगती हैं। अभी ये कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव सागर में है, पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन जब यहाँ पर स्थलखंड से टकराई, आगे स्थलखंड से टकराई, लगातार जो भूमि है उससे टकराई, तो इनकी दिशा जो है उत्तर की ओर होने लगती है। इस स्थलीय अवरोध के कारण दूसरी तरंगों का निर्माण होता है। अच्छा देखिए, जब ये तरंगे भूमि से टकराएंगी, स्थल से टकराएंगी, तो कुछ अन्य तरंगे भी बन जाएंगी जिनको द्वितीय तरंगे कहते हैं। अब देखिए फिर से एक पॉइंट आ गया आपके याद रखने के लिए कि प्राथमिक तरंगे कैसे बनती हैं? चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण प्राथमिक तरंगे बनती हैं। और द्वितीय तरंगे कैसे बनती हैं? इसमें आकर्षण बल का योगदान नहीं होता है, चंद्रमा का योगदान नहीं होता है द्वितीय तरंगों में। फिर किसका योगदान होता है? जो ये स्थल खंड से टकराती हैं, इस टकराव के कारण, भूमि से टकराने के कारण द्वितीय तरंगों का निर्माण होता है।
तो ये द्वितीय तरंगे हो गई। ये तरंगे भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर भ्रमण करती हैं। इसी बीच इनसे अन्य गौण तरंगे भी बन जाती हैं। अब देखिए, जब द्वितीय तरंगे टकराएंगी तो फिर और भी आगे की तरंगे बनेंगी, तो यानी कि अन्य भी इनसे गौण तरंगे बनती रहती हैं। और ये सारी की सारी तरंगे किधर जाती रहती हैं? उत्तर की ओर। जब स्थलखंड से तरंग टकराएगी तो धीरे धीरे, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो या गौण हो, सारी तरंगे आपकी किधर जाएंगी? उत्तर की ओर शिफ्ट होती जाएंगी। इस तरह दक्षिण में उत्पन्न होकर ये ज्वारीय तरंगे निरंतर उत्तर की ओर सरकती जाती हैं, यद्यपि इनकी सक्रियता में कमी होती जाती है। देखिए, जाहिर सी बात है, एक मान लीजिए जो तरंग है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, जब ये बार बार टकराएगी तो इनकी जो गति है, जो सक्रियता है, वो कम होती जाएगी। तो ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और इसके साथ ही इनकी गति में कमी आ रही है। परंतु ये सर्वत्र ज्वार उत्पन्न करती हैं, यानी जहां पर भी ये तरंगे जाएंगी वहां पर ज्वार आएगा। स्मरणीय है कि यानी कि ये याद रखने की बात है कि जो प्राथमिक तरंगे हैं वो चंद्रमा से बनती हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और जो गौण लहरें हैं वो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ती हैं। दक्षिण से उत्पन्न लहर के उत्तर पहुंचने में निरंतर देरी होती है, जिसके कारण एक ही देशांतर पर स्थित स्थानों में अलग अलग समय पर ज्वार आते हैं। देखिए क्या बात कही जा रही है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इसमें दक्षिणी ध्रुव सागर के पास में मान लीजिए कि ज्वार के लिए तरंगे उत्पन्न हुई, फिर ये धीरे धीरे शिफ्ट होंगी उत्तर की तरफ, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। अब देखिए, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो इन स्थानों पर पहले ज्वार आएगा, बाद में यहाँ पर ज्वार आएगा, बाद में और आगे ज्वार आएगा। इसीलिए एक ही देशांतर पर अलग अलग समय ज्वार आता है। ये सिद्धांत ने इस सिद्धांत ने ये बात बता दी। ये ज्वारीय तरंगे उत्तरी ध्रुव के पास पहुंचकर निष्क्रिय हो जाती हैं। तो जब ये तरंगे उत्तरी ध्रुव के पास पहुंचेंगी, जो दक्षिणी सागर में उत्पन्न हुई थी, दक्षिणी ध्रुव के पास जो दक्षिणी ध्रुव सागर है वहां पर जब ये तरंगे उत्पन्न हुई थी, ये जब उत्तरी ध्रुव के पास पहुंचती हैं तो निष्क्रिय हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं। जब इन तरंगों का शिखर तट के पास पहुंचता है तो ज्वार आता है, और जब तरंगों की द्रोणी आती है तो भाटा होता है। देखिए, जो ये दक्षिणी ध्रुव सागर में तरंगे उत्पन्न हुई थी, जाहिर सी बात है ये तरंग है, और तरंग में क्या होता है हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, एक हिस्सा ऊपर उठा होता है और एक हिस्सा नीचे होता है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं शिखर, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं ट्रफ यानी कि द्रोणी। तो जब ये शिखर किसी समुद्र तट के पास पहुंचेगा तो वहां पर ज्वार आएगा, और शिखर अगर पहुंचा है तो फिर इसका ट्रफ भी जरूर पहुंचेगा। तो जब ट्रफ जाकर के तट के पास टकराएगा तो भाटा आएगा, यानी कि पानी नीचे की तरफ चला जाएगा। जब ये वाला तरंग का हिस्सा तट पे पहुंचेगा तो पानी नीचे की तरफ चला जाएगा। इस प्रकार हिंद महासागर, आंध्र महासागर, प्रशांत महासागर ज्वार की दृष्टि से दक्षिण सागर में खाड़ी के समान है। यानी कि चाहे हिंद महासागर हो, चाहे आंध्र महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, सभी में इसी तरह से ज्वार आता है। दक्षिण सागर में ज्वारीय तरंगे निर्मित होकर इन महासागरों में निरंतर उत्तर की ओर बढ़ती जाती हैं। तो दक्षिण सागर में ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती हैं और इन महासागरों में उत्तर की ओर गति करती हैं। जितने भी हमारे महासागर हैं, यानी कि दक्षिणी सागर में तरंग उत्पन्न हुई और अलग अलग सागरों में ये तरंगे गति करती हैं। इसी कारण से इन्हें प्रगामी तरंग कहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेस कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो इन्हें प्रगामी तरंग कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। ज्वार के स्वभाव, समय तथा प्रकार महासागरों की गहराई और तट की बनावट से निर्धारित होते हैं। तो जो ज्वार का स्वभाव है, समय है, ये सब इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? सिद्धांत के शुरू में ही देखा कि महासागर कितना गहरा है और तट की बनावट क्या है, इसका भी प्रभाव पड़ता है ज्वार के स्वभाव पे। अब देखिए, सिद्धांत के मूल्यांकन की बात करें तो इस सिद्धांत के आधार पर ज्वार की आयु दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, अर्थात किसी देशांतर पर दक्षिण में जो ज्वार उत्पन्न होता है वो उत्तर में देर में पहुंचता है। बिल्कुल सही बात है। इस सिद्धांत ने कहा कि क्योंकि दक्षिण में ज्वार उत्पन्न हो रहा है तो इसीलिए उत्तर में पहुंचते पहुंचते इसको टाइम लग जाएगा। परंतु जो आंकड़े प्राप्त हैं उनसे यह बताया जा सकता है कि आंध्र महासागर यानी अटलांटिक महासागर में जो हॉर्न अंतरीप है, जो अफ्रीका का हॉर्न अंतरीप है, वहां से लेकर और ग्रीनलैंड तक दीर्घ ज्वार का समय एक ही है। अब देखिए कैसी एक विरोधी बात आ गई। यहां पे कहा जा रहा है कि अटलांटिक महासागर में जो हॉर्न अंतरीप है अफ्रीका का, और वहां से लेकर अगर हम लोग ग्रीनलैंड तक जाएं, जो पूरा का पूरा लगभग एक ही देशांतर पर है, इस एरिया में एक ही समय पर ज्वार आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब अगर देखिए,
यहां से ज्वार की तरंग ऊपर की ओर जा रही है, तो यहां पर ज्वार लेट आएगा, यहां पर ज्वार जल्दी आएगा, एकदम सिंपल सी बात है। लेकिन जब यहां पर कहा जा रहा है दोनों स्थानों पर ज्वार एक ही समय पर आता है, तो इसके पीछे फिर क्या कारण हो सकता है? ये सिद्धांत भी इसीलिए फेल हो गया। इनकी उत्पत्ति को दक्षिण सागर में मान लेना और फिर उत्तर की ओर इनको देखिए ये मानना कि दक्षिण सागर में ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और फिर उत्तर की ओर आती हैं, इसको मानना सही नहीं होगा। ये इस सिद्धांत की एक कमी है। कई महासागरों में एक ही अक्षांश पर दैनिक और अर्धदैनिक दोनों प्रकार के ज्वार भाटा देखे जाते हैं, यानी कि ये जो घटनाएं हो गई इनकी व्याख्या प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी नहीं कर पाती है। सबसे मुख्य बात तो यही है कि जो हॉर्न अंतरीप है और जो ग्रीनलैंड है, इसके ऊपर अलग अलग समय में क्यों एक ही समय में ज्वार भाटा कैसे आ सकता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी नहीं दे पाती है। अब अंतिम सिद्धांत पे आएंगे, स्थैतिक तरंग सिद्धांत या स्टेशनरी वेव थ्योरी। अब देखिए जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है, इसको एक तो बात आपको याद रखना है, हैरिस ने दिया। दूसरी बात है कि ये प्रगामी तरंग सिद्धांत के विरोध में आया था, यानी कि जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है ये प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी के अगेंस्ट में आया था। इसके साथ ही इसमें देखिए क्या बताया गया कि जो आपका प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है वो कह रही थी कि पूरी पृथ्वी पर ज्वार भाटा का क्या कारण है कि दक्षिणी ध्रुव सागर में ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस बात को हैरिस ने नकार दिया, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी को नकार दिया हैरिस ने, और इन्होंने क्या कहा अपनी स्टेशनरी वेव थ्योरी में कि हर महासागर में ज्वार भाटा की घटना अलग अलग होती है, यानी हर महासागर में अपनी ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से ज्वार भाटे आते हैं। देखिए हैरिस ने अपनी बात को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको पहले हम लोग समझेंगे। यहां पर मान लीजिए एक टब है, एक आयताकार कोई भी बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब देखिए आयताकार बर्तन में जब पानी भरा है और मान लीजिए किसी भी तरीके से वेव उत्पन्न हो जाती है, वैसे अगर पृथ्वी की बात करें तो वेव के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है उसकी वजह से वेव्स उत्पन्न होती हैं। तो यही मान लीजिए कि जो टब है इसमें भी कोई ऐसी आकर्षण शक्ति लगी जिसकी वजह से वेव उत्पन्न हो गई। अब ये टब क्या है, दोनों तरफ से इसमें दीवारें हैं, तो ऐसे में क्या होगा? देखिए जो पानी का लेवल है, जब वेव उत्पन्न होती है तो क्या होता है, पानी का लेवल मान लीजिए पहले यहां तक ऊपर गया। वेव का मतलब ये है कि एक इसका ऊपरी हिस्सा होगा यानी शिखर होगा और एक द्रोणी होगी यानी ट्रफ होगा। तो पहले यहां पर मान लीजिए पानी इतना ऊपर तक गया, तो जाहिर सी बात है यहां पर फिर पानी क्या होगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि पानी तो टब में उतना ही है। तो अगर यहां पर ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है यहां पर नीचे चला जाएगा। बहुत ही कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं। तो इस हिस्से को मान लेते हैं B1। लेकिन जब ये वेव, देखिए ये वेव तो चलेगी क्योंकि यहां से अगर चली है तो चलते हुए ये यहां पर भी पहुंचेगी B1 तक। तो जब वेव B1 तक पहुंचेगी, जो A1 पे उत्पन्न हुई वेव है, जब ये B1 तक पहुंचेगी तो फिर पानी यहां पर ऊपर उठ जाएगा। तो मान लीजिए अब पानी यहां पर ऊपर उठ गया है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं B2। अब देखिए जब B2 पे ऊपर उठ गया है तो इस हिस्से में क्या होगा, क्योंकि वेव कहां पे टकरा रही है, इस हिस्से में टकरा रही है। यहां पर ऊपर उठ गया है B2 पर, तो A2 पर नीचे चला जाएगा। तो वाटर लेवल कैसा हो जाएगा, इस तरह से, यहां पर पानी ऊपर और यहां पर पानी नीचे। ये चीज इन्होंने अपने प्रयोग से समझाई थी, यही चीज यहां पर भी फिगर में दिखाई गई है। अच्छा एक खास बात है कि अगर आप ध्यान से समझे तो ये जो स्थान है, बीच वाला स्थान, ये एक ऐसा स्थान है जहां पर वाटर लेवल ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसको आप फिगर से बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अपने माइंड में इमेजिन भी कर सकते हैं। जैसे एक सीसॉ झूला होता है जिसमें जब एक बच्चा ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरा बच्चा नीचे की तरफ जाता है, लेकिन जो बीच का स्थान है, ठीक ये वाला स्थान, ना ये ऊपर जाता है या नीचे, ना ही ये नीचे जाता है, अपनी जगह पे स्थिर रहता है। तो यही चीज यहां पर भी अप्लाई हो रही है। अब इस चीज को हम लोग थ्योरी में देखते हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि देखा कि हैरिस का सिद्धांत प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी के अगेंस्ट में है। हैरिस ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले एक छोटा सा प्रयोग किया। अगर एक आयताकार बर्तन लिया जाए, उसमें जल भरकर एक किनारे को हिलाया जाए या झटका दिया जाए, तो बर्तन में एक किनारे पर जल की सतह ऊपर उठ जाएगी और दूसरे किनारे पर जल की सतह नीचे हो जाएगी। इसको तो आप खुद करके देख सकते हैं कि किसी आयताकार बर्तन का एक हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठाकर छोड़ दीजिए आप बर्तन को, तो जो बर्तन है इसमें पानी एक बार जो है एक तरफ पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा और दूसरी तरफ बर्तन की जो दीवार है उसमें पानी नीचे की तरफ चला जाएगा।
इस कारण जल में दोलन आरंभ हो जाएंगे, ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। इसे ही स्थायी तरंग कहते हैं। बर्तन के बीच में एक केंद्र होगा जहां पर तल में कोई अंतर नहीं आएगा, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया, जहां पर पानी का लेवल वहीं रहेगा। एक तरफ पानी का लेवल ऊपर होगा तो दूसरी तरफ नीचे होगा, दूसरी तरफ ऊपर होगा तो पहली वाली तरफ नीचे होगा। लेकिन जो ये केंद्रीय बिंदु है, जो नोडल पॉइंट है, जो यहाँ पर ये दिखाया गया है, इस नोडल पॉइंट पर ना पानी ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। बर्तन में जल तल में परिवर्तन एक सीधी रेखा के सहारे होता है। इस रेखा को नोडल लाइन कहते हैं। तो नोडल लाइंस कौन सी हैं? ये वाली देखिए, एक ये जो मैंने लाइन खींची थी, एक ये जो लाइन खींची थी, यही आपकी नोडल लाइन है, क्योंकि इसी रेखा के सहारे पानी में परिवर्तन होगा। यानी कि यहाँ पर पूरा भरा होगा, यहाँ पर इतना भरा होगा, यहाँ पर इतना भरा होगा। तो यही जो लाइन्स हैं, इसी को हम लोग नोडल लाइन कहते हैं। बर्तन में जल के दोलन का काल बर्तन की लंबाई, गहराई और उसमें लगाए जाने वाले झटके के बल पर निर्भर होता है। तो बर्तन को कितनी तेजी से आपने ऊपर उठाकर नीचे छोड़ा, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि पानी कितनी तेजी से गति करेगा। इसके साथ ही बर्तन कितना गहरा है और बर्तन की लंबाई कितनी ज्यादा है, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि पानी की गति कितनी तेज या कमजोर होती है। अब उपयुक्त जो प्रयोग है, उपरयुक्त प्रयोग, यानी ये जो प्रयोग है, इसके आधार पर हैरिस ने कुछ चीजें समझाई। हैरिस ने कहा कि पृथ्वी पर विभिन्न महासागर जलपूर्ण बर्तन के समान होते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग महासागर हैं, वो जल से भरे हुए बर्तन के समान हैं। जैसे अटलांटिक महासागर ही मान ले, तो अटलांटिक महासागर कैसा हो गया? एक जल से भरे बर्तन के समान। चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण महासागरीय जल में दोलन आरंभ हो जाता है। जैसे कि यहां पर आपने बर्तन को ऊपर उठा दिया था, उसी तरह से अटलांटिक महासागर में क्या होता है कि जो चंद्रमा का ज्वारीय बल है, जो चंद्रमा का आकर्षण बल है, उसकी वजह से महासागरीय जल में ऑसिलेशन यानी कि वेव्स स्टार्ट हो जाती हैं। एक तरह से दोलन स्टार्ट हो जाता है। दोलन मतलब जैसे घड़ी होती है, तो घड़ी का पेंडुलम इधर जाता है, इधर जाता है, ये पूरी जो गति होती है, इसी को दोलन कहते हैं। तो ऐसे ही महासागरीय जल में गति स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से पानी गति करने लगता है। परंतु पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण यह दोलन एक सीधी रेखा के सहारे ना होकर एक केंद्र के चारों ओर होता है, जिस कारण कई भंवर बिंदु बन जाते हैं। अब देखिए, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें आपको समझाना जरूरी होंगी। देखिए क्या है, पृथ्वी हमारी परिभ्रमण करती है, घूमती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पानी है, आपने कोरियालिस फोर्स के बारे में पढ़ा है, तो ऐसे में जो पानी की दिशा है, यानी कि आप पानी नहीं सही वर्ड होगा, जो लहर की दिशा है, जो ऑसिलेशन हुआ है, उसकी वजह से जो जल आगे बढ़ रहा है, इस जल की दिशा में परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन क्यों आएगा? क्योंकि पृथ्वी जो है अपने केंद्र के चारों तरफ गति करती है, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी धुरी पर पृथ्वी परिक्रमण करती है। तो इससे क्या होगा, कई भंवर बिंदु जैसे बन जाएंगे महासागर में, कई ऐसे पॉइंट्स बन जाएंगे जिसको आप कह सकते हैं भंवर के बिंदु। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो बिंदु है, इसके चारों तरफ, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कोई गति नहीं हो रही थी, इसी तरह से महासागर का जो भंवर बिंदु होगा, जैसे अटलांटिक महासागर में जो जो भंवर बिंदु बनेंगे, कि यहाँ पर एकदम शांति होगी। यानी अगर यहाँ पर आप खड़े हैं तो आपको कोई भी दोलन महसूस नहीं होगा। लेकिन इस बिंदु के चारों ओर जल तल असमान रहता है और इसके चारों ओर तरंगे जो है घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाती हैं। तो ये जो बिंदु है, इसके चारों तरफ तरंगे कैसे चक्कर लगा रही होंगी? एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर तरंगे चक्कर लगा रही होंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वैसे तो क्या होना चाहिए था कि पानी को सीधे सीधे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी घूर्णन करती है, कोरियालिस फोर्स है, तो पानी की जो दिशा है, लहर की जो दिशा है, वो परिवर्तित हो गई। जब लहर की दिशा परिवर्तित हो रही है, तो एक तो घूर्णन बिंदु बन गया बीच का, जहां पर आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, लेकिन इसके चारों तरफ जो भंवर है, वो आपको इस तरह से गति करता दिखाई देगा। इस तरह की प्रक्रिया सभी महासागरों में होती है और उसके संयुक्त रूप को दोलन प्रणाली कहते हैं, यानी इसको कहते हैं ऑसिलेशन सिस्टम। ये जो पूरा काम हो रहा है, इसे ऑसिलेशन सिस्टम कहते हैं। भंवर बिंदु से कई स्थायी तरंगें उठती हैं, प्रत्येक तरंग के दोलन का एक निश्चित समय होता है। तो जो भी आपका ये पॉइंट है, भंवर का जो बिंदु है, यहां से कई सारी तरंगें आपको उत्पन्न होती दिखाई देंगी और हर दोलन जो है एक निश्चित समय तक चलेगा।
इस दोलन क्रिया पर महासागरों की तली की रचना, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि आपका टब जितना गहरा होगा, जितना लंबा होगा, सभी चीजों के ऊपर सभी चीजों का प्रभाव तरंगों की गति पर पड़ेगा। उसी तरह से महासागर जितना गहरा, जितना लंबा होगा और पृथ्वी अपनी धुरी पर जिस तेजी से परिभ्रमण करती है, यानी कि पृथ्वी जिस तेजी से अपनी धुरी पर घूमती है, इन सभी चीजों का प्रभाव भंवर की गति पर पड़ता है। अवर बिंदु से उत्पन्न तरंगे तट की ओर अग्रसर होती हैं। जाहिर सी बात है, यहां से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो तट की तरफ जाती हैं। इनके आगे बढ़ने से महाद्वीपों के प्रायद्वीपीय भाग, खाड़ियां तथा द्वीपों से अवरोध उत्पन्न होता है। जब देखिए तरंग आगे बढ़ेगी, मान लीजिए कहीं पर, अब ये जो तरंगे हैं इसको ऐसे मत इमेजिन करिए कि बहुत छोटा सा, ये भंवर बहुत बड़ा होगा। तो जब ये तटों पर जाएगा, अलग अलग खाड़ियों में जाएगा और जब ये टकराएगा छोटे द्वीपों से, प्रायद्वीपीय भागों से, तो ये तरंगे जो हैं एक तरह से अवरोध को महसूस करेंगी, एक तरह की रुकावट महसूस करेंगी। जब ये तरंगे तट पर पहुंचती हैं तो इनके श्रंग के कारण ज्वार और द्रोणी के कारण भाटा आता है। तो तरंग हमेशा कैसी होती है? ऐसी होती है। तो जब तरंग का ऊपरी हिस्सा ऊपर पहुंचेगा, जो शिखर है, जब ये ऊपर तट पर पहुंचेगा, जब ये शिखर वाला हिस्सा, तो क्या आएगा? ज्वार आएगा। और जब ट्रफ पहुंच जाएगी तट पे तो क्या आएगा? भाटा आ जाएगा, यानी कि फ्लो आ जाएगा। तो यहां पर एब और यहां पर फ्लो आता है। देखिए तट तो एक ही है, लेकिन तट पर पहले क्या हुआ? शिखर टकराया जाके तरंग का, तो क्या हुआ? ज्वार आ गया। फिर क्या हुआ? इसका ट्रफ टकराया तो भाटा आ गया। स्थैतिक तरंगों की ऊंचाई उतनी ही अधिक होती है तथा देखिए महासागरों की गहराई जितनी अधिक होती है, एक लाइन छूट गई थी, तो महासागर जितना गहरा होगा, स्थैतिक तरंग की ऊंचाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि ये जो हमारी स्टैटिक वेव्स हैं, जिसको हम लोग ज्वार भाटा कह रहे हैं, ये स्टैटिक वेव उतनी ही ऊंची होगी महासागर जितना गहरा होगा। स्थैतिक तथा उच्च या दीर्घ ज्वार आता है, इसकी वजह से उच्च या दीर्घ ज्वार आएगा। तो अगर महासागर बहुत गहरा है तो उच्च ज्वार आएगा, अगर महासागर कम गहरा है तो उतना उच्च ज्वार नहीं आएगा। पहले महासागरों में स्थैतिक तरंग की कम ऊंचाई के कारण लघु ज्वार आते हैं। छिछले महासागरों में, तो जो छिछला महासागर है, कम गहराई का महासागर है, वहां पर स्थैतिक तरंग की ऊंचाई भी कम होती है, जिसकी वजह से लघु ज्वार आते हैं। एक समय में आने वाले ज्वार स्थानों को की रेखाओं को मिलाकर सम ज्वार रेखा मानचित्र तैयार किया जा सकता है। तो एक स्थान, ऐसे स्थान जहां पर एक ही समय पर ज्वार आता है, मान लीजिए सुबह का 9 बजा है मान लेते हैं, और इस समय कुछ स्थानों पर एक साथ ज्वार आया, तो अगर आप इनको मिला दें तो इन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो सम ज्वार रेखा कहलाएगी। तो इस तरह से इस थ्योरी ने जो अधिकतर ज्वार भाटा से संबंधित क्वेश्चन थे सभी का आंसर दे दिया। तो ये आपके ज्वार भाटा से संबंधित 3 सिद्धांत हो गए। एक तो हम लोगों ने देखा संतुलन सिद्धांत, फिर हम लोगों ने देखा प्रगामी यानी प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, और अंतिम रूप से देखी हम लोगों ने स्थैतिक यानी कि स्टैटिक वेव थ्योरी।